हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आपको बताया जाए कि 8 दिसंबर 2024 संडे वाले दिन जो पेपर हुआ है एमडी केट का रीकंडक्ट, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। बिलाशक ये टेस्ट लीक नहीं हुआ था रात को, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ये टेस्ट कंडक्ट हुआ है। लेकिन टेस्ट होने के बाद कुछ पेपर्स सोशल मीडिया पे रोटेट कर रहे हैं, उनमें जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, बिलाशक वो बायोलॉजी के हों, केमिस्ट्री के हों, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश या फिज़िक्स, वो हम सारे सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक अंदाज़ा हो कि कौन कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा और कौन कौन से पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो भी एमसीक्यू मिलेंगे हम कंडक्ट करेंगे। 1 से 68 तक बायोलॉजी का पोर्शन होता है। अभी देखते हैं कितने एमसीक्यू हमें मिले हैं और कितने हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो स्टार्ट करते हैं हमने फर्स्ट नंबर एमसीक्यू से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अच्छा, जो CD4 रिसेप्टर साइट होती है वो फाइंड करती है ऑल टाइप ऑफ सेल एक्सेप्ट, उसमें सारे सेल्स होते हैं, एक्सेप्शन पूछ रहा है। तो बेसिकली जो हमारे पास ये क्वेश्चन आया था ना, इसमें बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। अच्छा समझिएगा, अभी सारे चारों ऑप्शंस को हम ना सही से समझ रहे हैं। जो CD4 होती है ना, उसको एक रिसेप्टर साइड होती है जहाँ पे आपके सरफेस ऑफ टी हेल्पर सेल्स होते हैं ना, वो फाउंड किए जाते हैं। जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं वो आपको पता है कि इम्यून सिस्टम में, रिकग्नाइजेशन में और एंटीजन को रिस्पोंड करने में होते हैं। इसको आगे नहीं जाते, लेकिन ये समझें कि CD4 साइट जो होती है रिसेप्टर की साइट होती है जहाँ पे आपके हेल्पर टी सेल्स तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ आपके सप्रेसर टी सेल्स भी होते हैं। सप्रेसर टी सेल्स को हम कभी कभार बोल देते हैं रेगुलेटरी टी सेल्स। ठीक हो गया जी। तो ये तो ऑप्शंस दोनों होंगे ही होंगे। उसके साथ साथ ना उसमें ना एक AMHC भी होता है। AMHC का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो वो भी होते हैं। बिलाशक आपके पास जो ब्रेन सेल्स होते हैं ना, उनमें CD4 रिसेप्टर साइट नहीं होती। ठीक हो गया जी। तो इसलिए यहाँ पे आज जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर C। ठीक हो गया जी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। रशियन साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर की थी दैट सर्टेन डिजीजेस कुड ट्रांसमिट बाय द एजेंट कुड पास थ्रू वेरी फाइन फिल्टर विच इज़ कॉल्ड। उसको हम क्या बोलेंगे? ये रशियन साइंटिस्ट वो ही है जिसने डिस्कवर किया था टोबैको मोज़ेक डिजीज़। आपको पता होगा, आप बहुत फेमिलियर होंगे इन चीज़ों से। तो उसने किस चीज़ के बारे में बताया था कि डिजीज़ के विच काज बाय फिल्ट्रेबल एजेंट, जिसमें फिल्ट्रेशन होती है ना, फिल्ट्रेशन, तो वो होता है हमारे पास वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस जिसका बोला था उसने। सो डी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट MCQ। अच्छा, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। ये पूछ रहा था कि एग्जाम्पल दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिंग डायप्लॉइड सिंगल स्ट्रैंड RNA रिवर्स वायरस आर। देखिए, आपके पास जो HIV होता है ना, वो और रेबीज जो है ना, दोनों सिंगल स्ट्रैंड है। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होती है ना, वो हमेशा हेपाटाइटिस HIV में होती है। ठीक है, हेपाटाइटिस और चिकन पॉक्स तो हमें पता चल गया कि डबल स्ट्रैंड RNA होते हैं, इनका तो दोनों का आंसर ही कट हो गया। लेकिन जिसने क्वेश्चन बनाया है ना, उसने बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन बनाया है। जो HIV और रेबीज है, दोनों सिंगल स्ट्रैंड RNA। बिलाशक रिवर्स जो ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, वो आपके पास HIV में ही होती है। सो इसलिए यहाँ पे B ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। B ऑप्शन इसलिए भी क्योंकि और एक चीज़ ये भी होती है कि ये रिट्रोवायरस होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तभी करता है ना, रेप्लिकेशन करके अपना जेनेटिक मटेरियल की, और ये सिंगल वायरस होता है और इसमें आपकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ होती है। ठीक हो गया। और हेपाटाइटिस बी जैसे मैंने बताया कि डबल स्ट्रैंड RNA, उसके साथ साथ रेबीज जो है सिंगल स्ट्रैंड RNA, लेकिन वो रिट्रोवायरस नहीं है। उसके साथ आपके पास जो चिकन पॉक्स है, वो भी आपके पास डबल स्ट्रैंड RNA है। ठीक हो गया जी। तो इसलिए हमारा यहाँ पे HIV B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। B ऑप्शन करेक्ट है, ये B वाला। ठीक हो गया जी। उसके बाद वायरसेस ऑल कॉल्ड नॉन सेल्यूलर इन्फेक्शंस एंटिटीज बिकॉज। तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट आंसर बन रहा है ना, मेरे हिसाब से, अगर ये मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।
कोई इशू की बात नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना, वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कि ये जो होते हैं ना इन्फेक्शन काज करते हैं, उसके साथ साथ ये रेप्लिकेट करते हैं इनसाइड द लिविंग सेल। हमेशा वायरस इनसाइड द लिविंग सेल ही रेप्लिकेट करता है। उसके साथ साथ आपके पास नंबर 5वां क्वेश्चन आ गया, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस। ये सादा सा क्वेश्चन है, इसको एलाबोरेट करने की नीड नहीं है इतनी। तो इसमें क्या होता है कि 2 ATP आपके पास प्रोड्यूस होती हैं और 2 ही ATP आपके पास कंज्यूम्ड होती हैं। अगर ये टोटल की बात करता तो 4 बोलते, अगर ये टोटल की बात नहीं कर रहा है तो 2 ATP आपके पास नेट बचती हैं लास्ट में, और 2 ATP जब प्रोसेस चल रहा है तब ख़त्म हो जाती हैं। इनिशियली वो कंज्यूम हो जाती हैं। ठीक हो गया जी। तो टोटल 4 बनी ना, तो 2 पहले कंज्यूम हो गई और 2 बाद में बची, तो कंज्यूमशन और यहाँ पे आपका प्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट, सॉरी, फर्स्ट आई हैव टू करेक्ट द ऑप्शन, देन वी गो। ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया जी। ए मे बी आपको बी लगे, ख्याल से कोई लोग PDF बना के बेचते हैं ना बायोटिक ऑप्शन की, तो ऐसे लगता है कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। फिर हमें कमेंट सेक्शन में आती हैं कि भाई आपने तो ये बताया था। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के क्वेश्चन की जानिब। ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू द। तो ये आ गया आपके पास कि जब हम देखते हैं ना लाइट रिएक्शन में, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आते हैं और हाफ O2 आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ATP इज बेस्ट डिफाइंड। ये भी सिंपल सादा सा क्वेश्चन है, और ऊपर वाला भी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब तक जो हम करते आ रहे हैं ना, उसमें सिर्फ CD4 जो था थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन ये सिंपल है। अच्छा जी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो ये बेस्ट डिस्क्राइब्ड इस तरह से किया जाता है, द मॉलिक्यूल दैट रिलीजेस एनर्जी व्हेन फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज रिमूव। जब फॉस्फेट को रिमूव करेंगे तब ही वो जो है ना ATP बेस्ड डिस्क्राइब्ड होती है। अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखें तो द मॉलिक्यूल दैट हैज़ नो रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ATP का, ये तो ऑप्शन हो गया ही गलत। उसके बाद द मॉलिक्यूल दैट रिलीज एनर्जी व्हेन फॉस्फेट इज एड जब भी होगा तब वो ATP बेस्ड डिस्क्राइब नहीं हो सकती। जब आप फॉस्फेट को निकालेंगे तभी वो अच्छा लगेगा। ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूल दैट इज ओनली प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ATP कभी भी सिर्फ न्यूक्लियस में नहीं पाई जाती। हाँ, आप बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस में होती है, लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते कि हमेशा न्यूक्लियस में। क्यों? क्योंकि वो कॉर्टिसोल में भी होती है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट रॉन्ग हो गया, डी ऑप्शन बचता है। उसके बाद ये भी बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है। अच्छा, तो अर्थरोज जो होता है वो हमारे पास एक मोनोसेक्राइड है, और वो एक ट्रेट्रोज होता है। वो 4 कार्बन वाला एक ट्रेट्रोज होता है। ठीक है जी। और ये हमारे केल्विन साइकिल पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में यूज होता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है ना, सिग्नलिंग करता है मॉलिक्यूल्स लाइक, हमारे पास ये आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन आई गेस पायरोजेंस। ठीक है, पायरोजेंस इसलिए क्योंकि देखिए पायरोजन जो हमारे पास है ना, वो रेगुलेट करता है बॉडी का टेम्परेचर। तो बॉडी का टेम्परेचर तो हमारे पास हाइपोथैलेमस के पास ही होता है ना। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करेगा पायरोजेंस को, वो हमारे पास सिग्नलिंग करेंगे और हेल्प करेंगे, हमारा रेगुलेट करेंगे बॉडी टेम्परेचर। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये आपके पास आ गया नेक्स्ट MCQ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन एन एसिड ग्लाइकोलेट इज फॉर्म्ड विच इज कन्वर्टेड इनटू द। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से या तो ग्लाइकोलाइसिस है या तो ग्लाइको ऑक्सीलेट है। ठीक है, तो उसमें अभी क्या होता है कि ना, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट होते हैं ना, वो ग्लाइकोलेट में जाते हैं। 2 फॉस्फो कट जाता है, वो ग्लाइकोलेट हो जाता है। फिर उसके बाद होता है ग्लाइक्सिलेट। ठीक है, उसके बाद आता है
ग्लाइसिन और सीरीन फोटो रेस्पिरेशन में। तो उसमें ना बेसिकली जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना वो पेरोक्सीसोम रोल प्ले करता है। मेरे हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो ऑप्शन नंबर सी है। अभी पता नहीं कि की में क्या आता है, फिर उसके बाद कंफर्म होगा कि था क्या। ठीक हो गया जी, लेकिन मुझे जो लग रहा है ना वो पेरोक्सीसोम ही लग रहा है। बेशक दूसरे ऑप्शन मुझे समझ ही नहीं आ रहे। उसके साथ साथ ये भी कंफर्म नहीं है कि एसिड ग्लाइकोलेट कन्वर्ट किस में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ है कुछ कुछ चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं फिर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एमसीक्यू है ना वो ज़ाया नहीं हो रहा है, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की जानिब। जो यहाँ पे जो सारे ऑप्शन है ना वायरल डिजीज़ हैं, एक को छोड़ के, तो कौन सी वायरल डिजीज़ नहीं है। और एक चीज़ आपको मैं क्लियर करूं कि ऊपर जो मैंने एक एमसीक्यू कराया आपको, यह ए वाला, इस पे मैंने अभी वीडियो देखी तो सॉरी फॉर दैट। तो मैंने बोल दिया है कि हेपाटाइटिस बी और चिकन पॉक्स जो है आरएनए वायरस है, लेकिन वो मेरी मिस्टेक हो गई है। वो डबल स्ट्रैंड तो है लेकिन वो डीएनए वायरस है। सॉरी फॉर दैट। मुझे जब मैंने अभी वीडियो सुनी तो मुझे रिकॉल हुआ कि थोड़ा सा कभी कभार हो जाता है ना, बोलना एक चीज़ चाहते हैं और हो दूसरी चीज़ चाहती है, तो इसलिए ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। ठीक हो गया जी। तो इसको आते हैं, ये भी बिल्कुल इजी सा था और इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। सी बनेगा, सिफालिसिस। क्योंकि ये जो सिफालिसिस होते हैं ना ये आपके पास बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये कोई वायरल डिजीज़ नहीं है। आपके पास हेपाटाइटिस हो गया, पोलियो हो गया, एड्स हो गया। अभी तक जितने भी एमसीक्यू देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो एमसीक्यू आए हुए हैं वो वायरस से ही आए हुए हैं और बायोएनर्जेटिक से स्टिल हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चलते हैं, ये वाला जो एमसीक्यू है ना मुझे समझ दिखाई सही से नहीं दे रहा कि क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट इज इम्पोर्टेंट, ये समझ नहीं आ रहा, सॉरी। ऑप्शंस तो दिखाई दे रहे हैं कि एम्फोटेरिक है, एक हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे सही से। छोड़ देते हैं इसको। उसके बाद अगर जी आपको सही से नज़र आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूरा सा क्वेश्चन लिख के उसके चारों ऑप्शंस लिख दें, मैं करेक्ट ऑप्शन आपको बता दूंगी। अच्छा, तो जो लिंकेज होती है हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, वो कौन सी होती है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो कॉमनली लिंकेज होती है वो हमारे पास होती है अल्फ़ा 1 और बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और ये हमारे पास सक्रोज में होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज स्टिमुलेटेड बाय, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन किस तरह से स्टिमुलेट की जाती है। ठीक हो गया जी। तो एक्चुअली ना यहाँ पर मुझे जो लग रहा है ना वो हमारे पास केल्विन जो साइकिल होती है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही होती है, वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। ठीक हो गया। तो वो स्टिमुलेट हमेशा जो होती है ना वो लो लाइट इंटेंसिटी पे होती है, क्योंकि केल्विन साइकिल यूज़ करती है एनर्जी एटीपी में से और एनएडीपीए में से। तो वो प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, वो लाइट डिपेंडेंट में प्रोड्यूस होती है। तो ये रिएक्शन होता है ना जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। मेरे हिसाब से जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो लो लाइट इंटेंसिटी ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास, तो ये भी सादा सा क्वेश्चन है। एक प्रोसेस बाय विच 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद 3 फैटी एसिड बाय स्टेरिफिकेशन मॉलिक्यूल इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, एसाइल ग्लिसरॉल। 3 फैटी एसिड इसमें ही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया, द लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल फॉर्म्ड एट द टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन लग रहा है ना वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि देखें द मिडिल लेमेला थिन लेयर होती है जो हमारे पास लेयर ऑफ वॉल्स मटेरियल जो ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस होती है बिटवीन 2 डाटर सेल्स में। तो एक तो ये ग्लू का काम भी करती है, उसके बाद ये हमारे पास साइटोकाइनेसिस में भी हेल्प करती है, तो मिडिल लेमेला इज करेक्ट ऑप्शन। द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल ड्यू टू, बिल्कुल सादा सा आंसर है कि सेल मेम्ब्रेन क्यों सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, किसकी वजह से वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी ही बन जाएगा, फॉस्फोलिपिड की वजह से। ये भी सिंपल सादा सा क्वेश्चन था। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर देखा था और इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
पैरोक्सिसोम ये तो हमने ऊपर देखा था, जिसको मैंने बोला कि ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोक्सिलेट एंड ग्लाइसिन। यहाँ पे ग्लाइकोलिस या ग्लाइकोलाइज नहीं है, वो हमारे पास ग्लाइसिन ही है। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ये सीरीज बनती है ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोक्सिलेट और दूसरा ग्लाइसिन और लाइसिन बनते, तो ये पैरोक्सिसोम में ही होता है। अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक हो गया जी। तो ये तो वही क्वेश्चन है जो हमने किए हैं, सारे वही हैं। फिर से आ गई ये स्लाइड, ठीक हो गया जी। और ये भी वही क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर वायरल डिजीज एक्सपेक्ट, ठीक है, ये भी वही है जो हमने इस फाइल से किया, ठीक हो गया जी। ये सारा वही है, वही है, पेजेस रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास, आई थिंक ये न्यू पेज है जी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नाइडेरिया। तो पूछ रहा है कि नाइडेरिया जो होते हैं अपना प्रे को जब किल करते हैं वो किसके साथ करते हैं। ये आपके सिंटेक्स में एक पॉइंट लिखी हुई है कि वो अपने टेंटिकल्स के साथ करते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर जी आपको एनीमिलिया में तकलीफ़ होती है उसको याद करने में, उसको डिस्टिंग्विश करने में, तो इसी चैनल पे ट्रिक्स मौजूद हैं 4 पार्ट्स में। आप लिखें ट्रिक्स फॉर द एनीमिलिया बाय द थिएस्ट, तो आपको सारे वो ट्रिक्स आ जाएंगे, आपको आसानी हो जाएगी। 4-4, 5-5 मिनट की एक वीडियो है, वो कर लें, आपको फुल निमोनिक्स की फॉर्म में सारी चीज़ें आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट MCQ के जानिब। तो ये एंथोजोआ के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इनका करेक्ट है। तो ये ना, एक तो आपके पास मीजोग्लियल होते ही होते हैं, क्योंकि इनके पास जो ना एक लेयर होती है, गिलेंटिनियस लेयर जो होती है, एक लेयर होती है जो चमकदार एक लेयर होती है इनके ऊपर, तो मेजोग्लियल तो होंगे ही होंगे। उसके साथ साथ ना ये ना नॉन सेल्यूलर भी होते हैं, ठीक है, नॉन सेल्यूलर भी होते हैं। और नॉन सेल्यूलर तो भाई हो गई है, ठीक है। उसके बाद इनमें ना पॉलीपेडिया भी होता है, पॉलीपेडिया फॉर्म होता है, क्योंकि देखिए पॉलीपेडिया फॉर्म मतलब क्या चीज़, कि वो सेसाइल होते हैं। एक चीज़ याद कर लें, और इनके कैरेक्टरिस्टिक में जो है ना पॉलिप तो होता है लेकिन मेड्यूसा नहीं होता, ठीक हो गया जी। तो इसका जो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हिरुडेनिरियो, और ऑप्शन है सेटा एंड पेरापोडिया एब्सेंट, ऑप्शन बी सेटा आर प्रेजेंट बट पेरापोडिया आर एब्सेंट, ब्लड सकर्स आर प्रेजेंट। ये ना बेसिकली पहली चीज़ तो ये जीनस की लिचीज़ जीनस ऑफ लिचीज़ है, ठीक है, ये लिचीज़ में होते हैं, मतलब जीनस किसकी है, ये लीचीज़ के जीनस है। तो इनमें जो होते हैं ना सेटा और पेरापेडिया तो एब्सेंट होते ही होते हैं, उनके साथ साथ ना ये ब्लड सकर्स भी होते हैं। तो 1 वाला ऑप्शन, और जहाँ पे 3 लिखा हुआ है 1 और 3, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास द प्लेटफॉर्म दैट इज एंडोपेरासाइट ऑफ ह्यूमन, तो इससे जाहिर हो रहा है कि एनीमिलिया को रट ले, एनीमिलिया से कहीं से भी। नेक्स्ट MCQ, द प्लेटफॉर्म दैट इज एंडोपेरासाइट ऑफ द ह्यूमन, कौन सा प्लेटफॉर्म है जो अच्छा देखिए, जो फेसिकुला और टीनिया ये दोनों एंडोपेरासाइट, बच्चे इस दोनों में कंफ्यूज हुए थे। देखिए जो टीनिया होता है ना वो आपके पास टेप वार्म है, ठीक है। जब फेसिकुला है ना फ्लैट वार्म्स दोनों हैं तो एंडोपेरासाइट है, ह्यूमंस के हैं तो एंडोपेरासाइट, लेकिन आपको आप उसके जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी कंपोजिशन को समझना है। जल्दी नहीं करना कि जल्दी भी आप फ्लैट वार्म को देख लिया टीनिया कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। एंडोपेरासाइट तो दोनों हैं लेकिन वो टेप वार्म है और ये फेसिकुला है, सो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ, विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज एसेंशियल टू लॉक एंड की हाइपोथेसिस। अच्छा, वैसे एंजाइम के हिसाब से देखा जाए तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस के हिसाब से तो ये चारों ऑप्शंस वैसे करेक्ट हैं, लेकिन हमें लॉक एंड की का हिसाब देना है, ठीक है। तो लॉक एंड की जो हाइपोथेसिस है वो हमारे पास बोलती है कि एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक, एंजाइम के पास एक यूनिक शेप होना चाहिए जिसमें वो पर्टिकुलर एक सबस्ट्रेट को बाइंड करे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट MCQ, द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड प्लाज्मा इज अबाउट, इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी बनेगा, बिकॉज जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है ना थ्रू ब्लड प्लाज्मा इज अबाउट 2 to 3%।
जो बाकी 98% रिमेनिंग ट्रांसपोर्ट होती है ना, वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है और रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट होगा। के बाद आपके पास आ गया पेनिसिलिन, एक काइंड ऑफ एंटीबायोटिक है जो आपके पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करती है। ये तो आपके पास बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन है, वो आपको अच्छे से होगी। उसके बाद ऑल आर द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ पॉलीसाइनेप्टिक एक्सेप्ट, उसके बाद पता नहीं क्या वर्ड है, लेकिन क्वेश्चन का यही मकसद है, यही पर्सपेक्टिव है बताने का कि सब पॉलीसाइनेप्टिक है एक के अलावा। ऑप्शंस आ गए आपके पास, थोड़ा सा जूम इन अगर मैं कर लूँ। हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, नी जो है कि प्लेइंग गेम है। सारे जो हैं हमारे पास पोली हैं एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट नी जो जाता है ना, वो हमारे पास मोनोसाइनेप्टिक ही होता है। ठीक है, मोनोसाइनेप्टिक में क्या होता है एक्चुअली, उसमें इन्वॉल्व होती है हमारी एक ही साइनेप्सिस, वो डायरेक्ट आती हैं सेंसरी से मोटर तक। उसके बाद विच सेल्स, द सेल्स विच डू नॉट सीक्रेट द एंटीबॉडीज, कौन से वो सेल्स हैं जो एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करते। तो हमारे पास जो सेल्स होते हैं एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करते, वो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ये सेल्स इम्यून सिस्टम में तो काम आते हैं, लेकिन ये एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करते। मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर पहले भी रिपीट हो चुका है, कोई क्वेश्चन आया था उसमें यही आंसर था, ये किसी और टेस्ट में भी आया हुआ है। तो इंटरलिंक हैं कुछ कुछ चीज़ें। ठीक हो गया जी। टेस्ट अगर हम देखें तो इतनी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल उन्होंने दी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना, द ह्यूमन ब्रेन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल ब्रेन, इसका करेक्ट ऑप्शन यही बनेगा कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो ह्यूमन ब्रेन का है ना, वो सीधी बात है मोस्ट डेवलप्ड है, मतलब मोर डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स ही तो होता है हमारे ब्रेन में जो हमारी मेमोरी को या थॉट को या कंट्रोलिंग मूवमेंट्स को सारी कोऑर्डिनेट करता है। एनिमल्स में वो चीज़ें कहाँ होती है, कहाँ उनकी मेमोरी होती है। ठीक है, हमारे पास मेमोरी होती है ना, हम जो भी पढ़ लेते हैं वो स्टोर हो जाता है या कंट्रोल हो जाता है। अगर हमने कहीं कीज़ रखी तो हमें पता होता है कि भाई कीज़ हमने यहाँ पे रखी। वो अलग चीज़ है कि किसी किसी को डिजीज़ हो जाती है, सिंड्रोम्स आ जाते हैं, तो उनको पता नहीं लगता, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बास्तर अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो उसमें तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स मोस्ट जो डिमांडिंग ऑर्गन है हमारे पास। उसके बाद who receive stimulus and conduct impulse into the cell body, तो डेंड्राइट्स ही तो होते हैं जो हमारे पास इम्पल्स को खरीद करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ठीक हो गया जी, रिसीव करते हैं। A nerve impulse arriving at the axon terminal, it causes the opening of, तो बेसिकली अगर जी हम पहले ऑप्शन की जानिब जाएं, कैल्शियम चैनल्स, उसके बाद है पोटेशियम चैनल्स, देन कैल्शियम सोडियम चैनल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन लग रहा है ना, वो यहाँ तो सिर्फ सोडियम चैनल्स हो सकता था, या सोडियम के साथ जो है ना वो कैल्शियम चैनल्स भी हो सकते हैं। कि अगर नर्व इम्पल्स आया एक्सॉन टर्मिनल पे तो किसकी ओपनिंग करता है, कैल्शियम और सोडियम चैनल्स की ओपनिंग करता है। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं ना, वो हमारे रिपोलराइजेशन में होते हैं। ठीक है, वो डिपोलराइजेशन के बाद में होती है। और क्लोराइड चैनल्स होते हैं वो टिपिकली इन्वॉल्व नहीं होते डिपोलराइजेशन में। तो मेरे हिसाब से सोडियम और कैल्शियम चैनल्स ही होंगे, क्योंकि जो हमारे पास इन्फ्लक्स होता है ना सोडियम आयंस का, तो वो इनिशियल डिपोलराइजेशन करता है, और इन्फ्लक्स जो कैल्शियम चैनल्स का भी होता है वो भी रिलीज़ करता है न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द टर्मिनल्स। सो सी इज़ correct option. Then the first stable product of the light independent reaction having 3 carbon is, so first पूछ रहा है ना, तो फर्स्ट जो मोस्ट स्टेबल होता है ना वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ये। ठीक हो गया जी। द डाइसल्फाइड ब्रिज इज फाउंड इन विच बायोमोलिक्यूल, तो ये भी बिल्कुल सादा सा है। ये डाइसल्फाइड तो प्रोटीन में ही होती है ना, सी ऑप्शन प्रोटीन। ठीक हो गया जी, क्योंकि डाइसल्फाइड जो ब्रिजेस होती हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाती हैं दो सिस्टीन के बीच में। आपको पता होगा एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें दो सिस्टीन होते हैं और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बना लेती हैं। उसके बाद नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा,
31 पेयर्स होते हैं ना, 31 पेयर्स। तो यहाँ पे कभी कभार पूछ लेते हैं 31 पेयर्स। 31 पेयर्स को जब आप सिंपली ऐसे ही करेंगे तो 32 को मल्टीप्लाई कर दें 2 पे तो कितना हो जाएगा 62। तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक हो गया जी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हिप्पोकैम्पस ही होता है। हिप्पोकैम्पस ही तो इन्वॉल्व होता है। द पाथवे इन विच वाटर एंड मिनरल्स आर स्टोर्ड बाय कार्पेल्स स्ट्रिप्स इज नोन एज। ये क्वेश्चन शायद मेरे लिए पता नहीं है, आपके लिए भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि पूछ रहा है कि वाटर एंड मिनरल्स कहाँ पे स्टॉप होते हैं कार्पेल्स स्ट्रिप में। तो वो तो एपोप्लास्ट पाथवे होता है ना, जहाँ पे वो स्टॉप हो जाते हैं स्ट्रिप के हिसाब से। ऑप्शंस में बोल रहा है अमाइड गेला, सेरिबेलम, मोटर कॉर्टेक्स। मैंने तो कभी ये चीज़ नहीं डिस्टिंग्विश की। अगर आपको पता है तो प्लीज़ थोड़ी सा मेरे को बता देना, या थोड़ा सा ये क्लियर कर देना कि इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में मिस्टेक है ना। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो बनेगा एपोप्लास्ट। ठीक है। उसके बाद ये क्लियर नहीं है, निकोटीन स्टिमुलेट हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड मस्कुलर एक्टिविटी बिकॉज। थोड़ा सा नो आउट दे देती हूँ, पता नहीं ऑप्शंस क्या थे लेकिन आपको पता हो। मेरे हिसाब से ये दोनों जो एसिटाइल कोलिन है, पता नहीं ये सही है या गलत है, लेकिन ये ना स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन कहाँ से? एड्रिनल ग्लैंड से। तो हमारे पास जो आपके पास हार्ट रेट है या ब्लड प्रेशर है, एपिनेफ्रीन इंक्रीज करता है हार्ट रेट भी और ब्लड प्रेशर भी। क्यों? क्योंकि उसको फाइट एंड फ्लाइट करनी होती है, आपको पता है। उसके बाद मस्कुलर एक्टिविटी को भी एपिनेफ्रीन इंक्रीज करता है क्योंकि उसको मसल कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है फिजिकल एक्टिविटी के लिए। और निकोटीन में भी यही होता है, निकोटीन स्टिमुलेट करता है एपिनेफ्रीन के रिलीज को, और वो ही तो आपके पास ब्लड प्रेशर मस्कुलर एक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है, कंट्रीब्यूशन उसकी होती है। तो पता नहीं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन आपको थोड़ी सी नोआ होनी चाहिए। तकरीबन हमने बहुत सारे MCQ कर लिए हैं, फुल 68 69 नहीं किए लेकिन बहुत सारे कर लिए हमने। अगर और ज़्यादा मुझे पेजेस मिले तो पार्ट 2 बना लूँगी, अगर ये नहीं मिल रहे तो इससे ही काम चला लीजिएगा। तब तक के लिए लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप बताना कि केमिस्ट्री पे हो या फिजिक्स पे हो या इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग पे हो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट